हमारे साथ प्रोफेसर की डायरी के लेखक और दिल्ली विश्वविद्यालय में लंबे समय तक असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके लक्ष्मण यादव हैं, जिनको वहां से हटना पड़ा था, उनको हटाया गया था। तो शुरुआत हम करते हैं लक्ष्मण से। लक्ष्मण, आप कैसे देखते हैं कि ये जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है कि भाई अब हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, आपके लिए इसके क्या मायने हैं? आप हाउ डू यू एक्सप्लेन इट? बहुत शुक्रिया उर्मिलेश दा। और पहली प्रतिक्रिया मेरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या अपने शब्दकोश में इन हिंसक शब्दों के अलावा और कुछ नहीं रख पाती क्या? हत्या जैसे शब्द को अब एक संवैधानिक रास्ते से इस तरह से थोपा जा रहा है, ये मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा एक राजनैतिक भाषाई दिवालियापन है भारतीय जनता पार्टी का, कि उसे हत्या जैसे शब्द को संविधान से नहीं जोड़ना चाहिए था। एक तो पहली पहली प्रतिक्रिया ये, कुछ और कह लेते, कुछ और तरीका ढूंढ लेते, क्योंकि अगर हत्या जैसे शब्द से आप दरअसल पॉलिटिकल वेंडिटा, पॉलिटिकल एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो विपक्ष को तब नीचा दिखाने के लिए, और आपने बहुत शानदार इंट्रो इस बात के लिए दिया भी, कि असल में संविधान हत्या दिवस की याद तब आ रही है, और ये सरकारी गजट नोटिफिकेशन है, इसलिए आ रही है क्योंकि विपक्ष ने संविधान को पॉलिटिकल नैरेटिव के केंद्र में खड़ा कर दिया है। चाहे वो राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, स्टालिन हो, पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष संविधान बचाने को एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स बना चुका है। और वो इस और वो जनता तक पहुंच गया, इसलिए जनता ने इस बात के लिए वोट दिया कि हमें संविधान बचाना है। मिसाल के तौर पर, केवल पॉलिटिकल विपक्ष अगर ये मुद्दा उठाता कि संविधान बचाना है, तो शायद जनता हो सकता है इतनी एकजुट होकर के संविधान बचाने के लिए वोट नहीं देती। जनता को पिछले 10 साल में दिखा है, जो सजग है, जागरूक है, कि संविधान कैसे खत्म किया गया है, संविधान की कथित तौर पर हत्या कितनी बार की गई है, कैसे की जा रही है। और जब इनके विधायकों और प्रत्याशियों ने कहा, संसद के प्रत्याशियों ने, कि हमें 400 सीट चाहिए ताकि संविधान बदलना है, ये बात तो विपक्ष ने नहीं कही, ये तो बीजेपी ने कहा। आपने मेरे परिचय में प्रोफेसर की डायरी का जिक्र किया। मुझे ये इसलिए मैं संदर्भ के साथ बस जोड़ दे रहा हूँ। मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय ने निकाला, और ये कहते हुए निकाला कि अघोषित तौर पर कि लक्ष्मण यादव को 14 साल पढ़ाने के बाद भी हम निकालेंगे, क्योंकि वो आरएसएस का आदमी नहीं है। और तो कोई तर्क है नहीं, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट, मैं सब कुछ फुलफिल कर रहा हूँ। तो विश्वविद्यालय में कौन पढ़ाएगा? जो आरएसएस तय करेगा। कुलपति कौन बनेगा? जो आरएसएस तय करेगा। प्रोफेसर कौन बनेगा? जो आरएसएस तय करेगा। मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी। ये ख्याल कहां से आ रहा है कि विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी ताकि डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन हो? ये तो इतना शोर हुआ, इसलिए ये फैसला वापस हुआ। लेकिन जिसके जहन में मनुस्मृति है, वो संविधान से कितना प्रेम करते होंगे, ये डिबेट बन चुका था। और इस डिबेट को डाइल्यूट करने के लिए बीजेपी ने एक ऐसी चाल चली है, जो मुझे लगता है कि उर्मिला साहब पलट कर इनके ऊपर आएगी। अब लोग गिनवाएंगे कि सरकारें गिनाना क्या है, पत्रकारों को जेल में डालना क्या है, मुख्यमंत्री चुने हुए जेल में डाले गए, प्रोफेसर हनी बाबू जेल में डाले गए। आज सबसे ज्यादा जेलें ट्रायल अंडर ट्रायल लोगों से भरी हुई हैं। विश्वविद्यालयों में आज भी एससी एसटी ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं है। आईआईटीज आईआईएम में आप बैकलॉग शॉर्टफॉल खत्म कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन के जरिए आप रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं। तो संविधान विरोधी तो बीजेपी है, और हर दिन उसने संविधान का गला घोटा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बीजेपी जिस नैरेटिव को खड़ा कर रही है, उसमें खुद फंसेगी, क्योंकि अघोषित तौर पर उन्होंने संविधान के साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार किया। जी। लेकिन लक्ष्मण, आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं फिर आपको आमंत्रित करूंगा कि आपको क्या लग रहा है कि इसके ये जो इन्होंने गजट नोटिफिकेशन किया है, क्या इनके इनका इनका पीछा वो चुनाव के दौरान जो नारा लगा और अभी भी नारा गूंज रहा है, विधानसभा के चुनाव में भी इनको फेस करना है, तो क्या 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 3 के अलावा मैं जम्मू कश्मीर को भी लेकर चल रहा हूं कि वहां भी चुनाव हो जाएंगे, ऐसा लगता है?
तो क्या उससे बचने के लिए, ताकि हम कुछ तो हमारे पास हो, एक झोले में कुछ भी हो, जब निकाल कर हम दे कि देखिए साहब इमरजेंसी तो उन्होंने लगाई थी। इमरजेंसी के लिए न जाने कितनी बार इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने और सभी कांग्रेस के टॉप नेताओं ने न जाने कितनी बार माफिया मांगी, कितनी बार। लेकिन जो 10 साल में ज्यादतियां की गई हैं, यहां तो जेल में 80 साल से पुराने स्टैन स्वामी, उनकी 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 मौत हो गई, और उनकी मौत एक हत्या की तरह है। किसी चीज के लिए कोई माफी नहीं। हाउ डू यू सी? बिल्कुल, ये एक ऐसी मानसिकता है जो दिल से संविधान को नहीं मानती है। आरएसएस इसके पीछे बुनियाद में है। आरएसएस ने और जब भारत का संविधान बना था तब भी उसे स्वीकार नहीं किया था। आरएसएस ने उसके बाद भी 1993 के आसपास तो एक डिबेट आती है, पूरा एक आर्टिकल छपा हुआ है कि वो कह रहे थे कि सनातन विरोधी हिंदू विरोधी है। अगर मैं एक और चीज जोड़ रहा हूं, जैसे हत्या जैसा शब्द संवैधानिक प्रावधान में नहीं लाना चाहिए था, लेकिन मैं एक सवाल और पूछ रहा हूं। वो सवाल मेरा ये है कि अगर हत्या हो गई तो फिर देश में उसके बाद क्या हुआ? संविधान खत्म हो गया? अगर हत्या हो जाती है तो फिर या तो पुनर्जन्म हुआ होगा संविधान का, वरना ये फिर संविधान आया कैसे? फिर चाय बिल्कुल। बेचने वाला बाबा साहब के संविधान के चलते देश का प्रधानमंत्री कैसे बना? यानी संविधान था। ये कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग हो गए बीजेपी वाले। संविधान से छेड़खानी हो सकती है, संविधान कमजोर किया जा सकता है, जैसे बीजेपी भी करती रही। बीजेपी लगातार 150 सांसद कौन निलंबित करके कानून पास कराता है? नई शिक्षा नीति जैसे शिक्षा नीति बिना डिबेट के पार्लियामेंट में कौन पास कराता है? किसानों के हित में आप कानून दे रहे हैं, 750 किसान शहीद हो गए, संविधान मजबूत हुआ। इसे वापस लेना पड़ा, तपस्या में कमी रह गई। मतलब जिसने ये आइडिया दिया होगा वो भी मुझे लगता है कि कांग्रेसी आदमी है जो बीजेपी में काम कर रहा है, क्योंकि आप तो उसके ट्रैप में फंस गए। अब तो आपने मौका दे दिया है, आपकी कारस्तानियों को अब इस देश के लोग और ज्यादा याद करेंगे। ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि अगर आप कह रहे हैं कि संविधान की हत्या हुई, तो फिर इस देश में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो बीजेपी ने किया है, बीजेपी के शासनकाल में हुआ है। एक रेफरेंस मुझे याद आ रहा है उर्मिलेश दा कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने जब ये कहा कि मनुस्मृति को पढ़ाएंगे, प्रपोज किया, आज वाइस चांसलर कह रहे हैं कि हमने बहुत विचार करके इसको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन विचार करना पड़ा उन्हें कि रिजेक्ट करें कि ना करें। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट के सामने मनु की मूर्ति लगी है, अभी तक हटी नहीं। यानी कहीं तो आपके दिल में है कि चलो डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन होगा तो मनुस्मृति भी पढ़ा दो। और 300 रामायणास को 2011 में यही दिल्ली विश्वविद्यालय हटा देता है। कांचालिया की 3 किताबें, महाश्वेता देवी की द्रौपदी, ये सब डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन में नहीं गया। असल में पूरी लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ आरएसएस की विचारधारा है जो इस देश में थोड़े से अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल हिंदू पुरुषों का वर्चस्व कायम रखना चाहती है, और दूसरी तरफ एक विचारधारा है जो संविधान को मानती है, जो सामाजिक न्याय को मानती है, समाजवाद को मानती है, वो सबको उसके हिस्से का हक दिलाने की बात करती है। ये लड़ाई असल में वैचारिक है, और बीजेपी एक और काम कर रही है। इस पूरी लड़ाई को, संविधान की लड़ाई केवल कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। इस देश में संविधान को 2024 के चुनाव में जिसका असर आपने अपने सवाल में जिक्र किया कि आने वाले चुनाव में और नुकसान होने के डर से बीजेपी क्या इस नैरेटिव में जा रही है, तो इससे तो कांग्रेस को ही नुकसान है, कांग्रेस को सफाई देनी पड़ेगी। आप समाजवादी पार्टी को इसमें कैसे ट्रैप में लेंगे, जो तो इमरजेंसी के खिलाफ जेल में भी रहे और आज संविधान बचाने की लड़ाई में यूपी में आपको हरा दिए। और एक गांव में होता है कि जहां भूत ऊत होता था तो वहां ताबीज बांध देते थे सब। आजकल अयोध्या के सांसद एक ताबीज बन गए। हमारे एक मित्र ने कहा कि जो हो रहा है वो सामने उनको दिखा दे रहा है, ये देखो ताबीज। आज तक भूल नहीं पाए हैं। और अयोध्या हारना, 22 जनवरी 2024 को वहां मंदिर का उद्घाटन, और पिछले 3 दशक में राम केंद्रित राजनीति, बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति, वो ध्वस्त हो गई। लोगों को नहीं भरोसा है अब आपको उसी अयोध्या में क्या क्या हो रहा है, जमीन खरीदने से लेकर के तमाम चीजें। यानी नैरेटिव सेट हुआ है कि संविधान खतरे में है। किससे? बीजेपी से।
बहुजन समाज पार्टी का वोट जो सपा का मतलब सपा से बहुत कूल नहीं रहे, सपा के फेवर में नहीं होता है। और इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने या जो लोग उनको वोट देते रहे, जो बीजेपी को वोट देते रहे एससी एसटी ओबीसी, उन लोगों ने संविधान बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है और सपा को, कांग्रेस को मजबूत किया है। आज भी बीजेपी को डर अगर केवल लगता है तो केवल दो चीजों से, आरक्षण और संविधान। इन्हीं दो नैरेटिव में बीजेपी फंसती है, जैसे इस गजट नोटिफिकेशन से भी बीजेपी फंस गई है। इसलिए आपके सवाल से मैं बिल्कुल सहमत हूं। मेरा जवाब यही है कि आगे बीजेपी का जितना पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है वो इसी नैरेटिव से हो सकता था कि संविधान विरोधी है बीजेपी, आरक्षण विरोधी है बीजेपी। इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने संविधान हत्या दिवस जैसा एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और मुझे लगता है कि इसका पॉलिटिकल नुकसान बीजेपी को ही होगा, क्योंकि अब लोग डिबेट करते हैं। ये इंदिरा गांधी अगर आज होती तो कहती कि घोषित करना तो एक भूल हो गई, बिना इमरजेंसी घोषित किए उससे कई गुना ज्यादा दमन, शोषण और अन्याय किया जा सकता है। तो ये मुझे लगता है कि इस समय कॉमन सेंस पब्लिक का बन चुका है। और संविधान के नैरेटिव में जो विपक्ष ने खड़ा किया, जो भारत के लोगों ने खड़ा किया, बीजेपी उस नैरेटिव के ट्रैप में आ गई है। ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल हार भी दिखा रहा है। मैं इसे इस रूप में भी देखता हूँ। जी, शुक्रिया। तो ये घबराहट या बेचैनी या निराशा जो भी आप कहिए, उससे निजात पाने के लिए जिस ट्रैप में वाई है जो आप बता रहे हैं, क्या इसमें जो फैसले सरकार पहले भी कर चुकी है, कई बार लोगों ने कहा कि ये सुचिंतित फैसले नहीं हैं, यहां तक कि जो टॉप ब्यूरोक्रेट जो भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार को एडवाइस करने वाले होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, उनकी भी शायद सलाह ये सरकार नहीं ले पाती है। अब नोटबंदी का मसला देख लीजिए, अब देख लीजिए आप अग्निवीर का मसला, इतने इतने सारे फैसले लिए हैं सरकार हाल में। अग्निवीर पर सरकार को लगातार पीछे हटना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं अब की अर्धसैनिक बलों में 10% रिजर्वेशन होगा, अब वो कह रहे हैं कि इनको इसमें भी 10% रिजर्वेशन होगा। पार्लियामेंट में वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब लगातार पीछे जा रहे हैं। और जब से शहीद अंशुमान सिंह की मां मंजू सिंह ने बयान दिया है अग्निवीर पर, तब से तो सरकार की भद्द और पिटने लगी है। तो क्या आपको लगता है कि इस मामले में भी जो ये फैसला आज हुआ है, क्या ब्यूरोक्रेसी से जो इनके एडवाइजर्स हैं ब्यूरोक्रेसी में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं, लॉ के जानकार हैं, सरकार चलाने की पद्धतियों के जानकार हैं, कार्य प्रणाली के जानकार हैं, क्या किसी से सलाह किए बगैर ये केवल संघ प्रशिक्षित कुछ लोगों ने ये फैसला कर दिया और उसमें हत्या शब्द भी जोड़ दिया और ये कहा कि इसको मनाएगा पूरा देश, जैसे पूरा देश भेड़ है, बकरी है, और उनको उनको लगता नहीं कि यहाँ सोचने वाले भी लोग हैं? कैसे लगता है आपको? जी, मुझे लगता है कि ये वाक़ई सोचने की बात है। और लेकिन जिन नेताओं के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपने से विद्वान किसी को समझते होंगे, क्योंकि बाकी लोग तो बायोलॉजिकल हैं और परमात्मा का तार तो उन्हीं से जुड़ा हुआ है, तो आजकल ये बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने हास्यास्पद तरीके से कोई विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता को कहे बालक बुद्धि। मतलब आप डिबेट को पर्सनलाइज करके उस आर्गुमेंट को, फैक्ट्स को बहुत बहुत हल्का करने की कोशिश करते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री का एक एक पूरा काम करने का तरीका बन गया है। बीजेपी के भीतर भी अब शायद पता नहीं कितनी बातचीत होती होगी, क्योंकि कौन बोलेगा उनके सामने, कौन सलाह देगा, इस बात की गुंजाइश भी लोगों को कम लगती है कि सलाह मशवरे से कोई फैसला लिया जाता होगा। तीसरी बात की ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी में मुझे लगता है कि ऐसे लोग, या दो दो वजह मुझे हो सकती है लगती हैं। पहली कि या तो ऐसे लोग चुन करके अपने आसपास रखे गए हैं जो वही अकबर ने बिरबल से कहा कि बैगन बड़ा भला है, तो बिरबल ने कहा हाँ हाँ बादशाह, सिर पर ताज धरा है। थोड़ी देर बाद मूड स्विंग हुआ, उसने कहा बैगन बड़ा बुरा है, तो उसने कहा हाँ बेगुन नाम पड़ा है। तो अकबर ने कहा ये तुम क्या बात कर रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले भला फिर बुरा। तो कहा कि मैं बैगन की नौकरी थोड़ी ही करता हूँ, मैं तो बादशाह की करता हूँ, तो जैसा बादशाह को अच्छा लगेगा मैं वो बात कहूंगा। तो या तो अपने आसपास ऐसे लोगों को रख लिया गया है जो बादशाह को अच्छा लगे वो फैसला करते जाएं, बादशाह की हाँ में हाँ मिलाएं, बादशाह जो सोचे
उस काम को आगे बढ़ा दें। क्योंकि अगर कोई तार्किक रूप से सोचने वाले लोग होंगे, वो तो कतई ये सलाह नहीं देंगे। तो या तो ऐसे लोग नहीं हैं और या तो उनसे सलाह नहीं ली जा रही है। मुझे लगता है ये दोनों क्लियर कट बात है। एक आखिरी बात, चूँकि ब्यूरोक्रेसी की बात है, मैं रेफरेंस देख रहा था पिछले दिनों का कि जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार हो या बसपा की सरकार हो, अधिकारी वर्ग कई बार सामूहिक निर्णय ले देता था कि सरकार ये काम गलत कर रही है। न्यायपालिका के लोग कई बार कह देते थे कि सरकार का ये फैसला गलत है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाए गए, लाठियां चली, जेल में डाले गए लोग, सरकारी काम में दखल हुआ, सब कुछ हुआ सरकार के निर्देश पर हुआ और ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कोई आपत्ति नहीं आई। ब्यूरोक्रेसी चुपचाप उन तमाम फैसलों में ऐसा लगता है मूक सहमति जता दी है, जो सरकार के फैसले घोर सांप्रदायिक, घोर भेदभावकारी भी रहे हों। तो या तो पूरी ब्यूरोक्रेसी को ऐसा बना दिया गया है, तो या तो डरा दिया गया है, या ब्यूरोक्रेसी में भी अब उस मानसिकता के लोगों को वर्चस्व में रख दिया गया है, जो भाषा के मुताबिक सोचते हैं। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र और संविधान के लिए और खतरनाक है, क्योंकि विरोध की आवाजें नहीं है और विरोध की आवाजें जहां हैं, या तो उनसे सलाह नहीं ली जा रही है या उनको सलाह देने लायक छोड़ा नहीं गया है। मुझे ये दोनों बातें समझ आती। जी, शुक्रिया। जी।